बीजेपी और संघ परिवार ने ये जातीय जनगणना का मुद्दा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। धर्म की राजनीति से जो राजनीतिक लाभ लेना था वो बीजेपी संघ परिवार ले चुका है। धर्म के बाद की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति, उसका भी जो लाभ बीजेपी संघ परिवार ने लेना था वो ले चुके हैं। तो अब नया कैपिटल कौन सा ढूंढे? जाति। तो जाति का कैपिटल। दुर्भाग्य ये है कि इसको कोई विरोधी नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं कर सकता, लेफ्ट हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि सब नारा लगाने में लगे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बीजेपी ने ऑलरेडी ओबीसी के और 4 टुकड़े बनाने हैं, उसके लिए रोहिणी कमीशन अपॉइंट किया है, उसकी रिपोर्ट आई है उनके पास, उसको वो लागू करेंगे। ओबीसी 4 टुकड़े में बटेंगे तो ओबीसी की जो आज इकट्ठी ताकत है वो तितर बितर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ इतने लड़ेंगे कि उनको ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ना अकल होगी ना शक्ल होगी। जाति का विनाश ये संघ परिवार बीजेपी का एजेंडा कभी नहीं रहा है। बीजेपी और संघ परिवार ने ये जातीय जनगणना का मुद्दा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। संघ परिवार की 2 बड़ी गलतियां हैं या कमियां हैं। वो एक है कि आजादी के आंदोलन में ना होना और जाति विनाश के आंदोलन में ना होना। जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, जातियों को सिर्फ गिनना है या जातियों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जाति जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई, जब 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता और तमाम तरह के लोग उसमें शामिल हुए विद्रोह। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने कई संस्थाओं का निर्माण किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमाम इतिहास से जुड़ी जितनी संस्थाएं आप आधुनिक भारत में देखते हैं, वो सब औपनिवेशिक काल में ही उनकी शुरुआत हुई। और औपनिवेशिक काल में ही जाति जनगणना की शुरुआत हुई। कवायद 1872 से शुरू हुई और पहली जनगणना कास्ट सेंसस 1881 में। उसके बाद कई बार हुआ और आखिरी जो है 1931 में। मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी जो लगातार जाति जनगणना का विरोध करती रही, फाइनली उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। और पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने ये बात कही थी कि आरएसएस, बीजेपी जाति जनगणना की शुरुआत भी करवाएगी और संभव है तो वो दलित पीएम की घोषणा भी कर सकती है, क्योंकि आरएसएस के दर्शन को समझने के लिए आपको प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा, धर्मशास्त्रों को समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये आंकड़े जब आएंगे, एक बार आंकड़ा मार्केट में आ जाता है तो इसका इस्तेमाल, यूज अब्यूज कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है कि क्या जब जातियां सामने आ जाएंगी तो उसको कंट्रोल करना आसान रहेगा। जब आपका फूड हैबिट पता लग जाता है कि मुंबई के परेल इलाके में सांभर वाला लोग ज्यादा खाते हैं, तो वहां दुकान तो सांभर वाला की ही लगेगी, वहां तो मटन बिरयानी की, बड़ा पाव की तो मैं जो इशारा कर रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ये आरएसएस बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज है, वो है आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी क्या है? वो ब्राह्मणवाद का बने रहना, वो है हिंदू राष्ट्र, चतुर्वर्ण व्यवस्था का बने रहना। उसमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे अभी राष्ट्रपति हैं, कोविंद साहब भी राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री तो ओबीसी हैं ही, लेकिन व्यवस्था किसका चल रहा है ये सोचने की बात है। जब जाति के आंकड़े आएंगे तो किस जाति की अपेक्षाएं किससे क्या है? सिर्फ उस समाज को नेता चाहिए? क्या यह जाति के विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या जातियों को मजबूत करके उसको नियंत्रित और इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा? यक्ष प्रश्न है। दोस्तों, रतनलाल गुरनाम और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जिस भूमिका की शुरुआत हमने की वो शायद बहुत कम चैनल पे इस तरह का डिबेट आपको देखने को मिले।
लेकिन यहाँ तो हम लोग ये बात जरूर सैद्धांतिक बात उठाते रहते हैं। और इस एपिसोड में संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब है। अब लगातार अम्बेडकर नामा पे सुन रहे हैं, काफी व्यस्त है पिछले दिनों, तो लंबे अंतराल के बाद आज माने साहब को मैंने बुलाया है और एक इनिशियल इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है, बाकी मंच माने साहब के हवाले कर रहा हूँ। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जी पहले आपने तो एक अच्छा बैकग्राउंड तो दे दिया, जी अब उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनाने का काम मुझे करना है। तो सुपर स्ट्रक्चर की शुरुआत करते वक्त फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह का है कि 30 अप्रैल को जो ये सरकार द्वारा घोषणा की गई कैबिनेट फैसले के बाद, जी इसने सिर्फ पूरे देश को चौंकाया ही नहीं है, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार के लोगों को भी चौंकने का एक नया मौका मिला। इतना मैं ही नहीं नहीं, चौंका था, मैं नहीं चौंका था। इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट, देन फाइनली दे विल डिक्लेयर कास्ट सेंसस और एक बार जो है ना पाकिस्तान के साथ एक बड़ा पंगा होगा, ये मेरी एप्रीहेंशन। और यह सही है, वो अभी साबित तो होने लगी है। और अन्य पार्टियों को भी लगा था कि ये मुद्दा और बरकरार रहेगा, तो वो मुद्दा बीजेपी ने डिक्लेयर करने के बाद उसकी पॉलिटिकल हवा तो बिल्कुल कम हो गई। तो अन्य दल भी चौंके हैं, क्योंकि कई सवाल इससे खड़े हो गए। और कई सवाल जब मैं कह रहा हूँ तो उसका एक अगेन बेसिक है कि जो भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाता था या जिसने भी उठाए, उनको बीजेपी और आरएसएस वालों ने इतना कोसा है, इतना ट्रोल किया है, एंटी नेशनल डिक्लेयर किया है, अर्बन नक्सल डिक्लेयर किया है, देशद्रोही डिक्लेयर किया है। अब ये सब करने के बाद और ये सब करने के लिए उनकी पूरी आर्मी लगाने के बाद अब उनको ही जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ रहा है। ये बड़ा पैराडॉक्स है, उनके लिए भी कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए मैंने जो कहा कि संघ परिवार के भी कई लोग इस फैसले से नाखुश होंगे, बीजेपी के भी कई लोग नाखुश होंगे, और जहां तक पता लगता है तो कुछ नाखुश तो जरूर है। खास करके जो अपर कास्ट तबका हमेशा 2014 के बाद लगातार 100% बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो अपने हिंदुत्व के कारण हो, हिंदुत्व की राष्ट्रवाद की परिभाषा हो, और उसमें अपर कास्ट का जो आपने जिक्र किया कि भले राष्ट्रपति दलित होगा, आदिवासी होगा, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी होगा, लेकिन सिस्टम चलाने वाले कौन है, रूलिंग क्लास कौन है? तो रूलिंग क्लास ने इस घोषणा को कैसे देखा होगा, ये पहला पर्सपेक्टिव हमने देखना चाहिए। उसी दिशा में मैंने ये दो तीन बातें रखी। दूसरा मुद्दा जो है कि 30 अप्रैल तक संघ परिवार और बीजेपी ने हमेशा जातिगत जनगणना का कड़ा विरोध किया। इतना तक पार्लियामेंट के अंदर आकर एक राय नाम के मिनिस्टर, उन्होंने सीधा पार्लियामेंट में कहा कि 1951 से देश की यह नीति रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी, और इसलिए हम भी राष्ट्रीय नीति को नहीं बदलेंगे। जो कांग्रेस ने नीति तय की है उसी के ऊपर हम बरकरार होंगे, अब जातीय जनगणना नहीं करेंगे, ये कहा। 2023 में इसी संबंधी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया, उसमें बाकायदा ये क्लियर किया गया कि हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे। ये दो सरकार के स्टैंड रहे। अब सोशोलॉजिकल और अदर पॉलिटिकल रीजन संघ परिवार और बीजेपी के, तो संघ परिवार ने शुरू से ही कहा
मैंने अपने एक बुकलेट में भी उसका बिल्कुल विस्तृत लिखा है। 2010 में जब पार्लियामेंट के अंदर जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बहस हुई थी, उसमें खुद महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे, इन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी। तब 2010 में आरएसएस के 2 स्टॉलवर्ड थे, उसमें एमजी वैद्य एक थे, शेषाद्री एक थे। इन्होंने सीधा कहा था कि जातीय जनगणना मतलब हिंदू का विभाजन है और हम ये किसी भी लेवल पे होने नहीं देंगे। जातीय जनगणना से देश को खतरा है, हम होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ये जो वक्तव्य था उनका, उसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएं तो बैकग्राउंड में जब चली जाएंगे तो दूसरे जो संघ संचालक रहे एमएस गोलवलकर, इन्होंने तीनों बातों का क्लियर कट समर्थन किया था। एक मनुस्मृति, दूसरी वर्ण व्यवस्था और तीसरी जाति व्यवस्था। ये तीनों समाज के लिए आवश्यक है। इस तरह की विचारधारा, जिनको संघ परिवार के आइडियोलॉग कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं, वो एमएस गोलवलकर जी ने उनके राइटिंग में, किताबों में, खास करके बंच ऑफ थॉट्स में मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का खुलकर समर्थन किया। तो यहाँ एक बात समझनी होगी, जैसा आपने कहा कि आरएसएस इसके रूट में जाए बगैर हम इस मामले को नहीं समझ सकते। और ये जब रूट में जाने की बात है तो 1925 से लेकर 2025 तक की आरएसएस की जो जर्नी है, उसको जब हम देखते हैं जी, तो ये फैसला तो 30 अप्रैल का है। अब उसके पहले आरएसएस का जो पेपर निकलता है पांचजन्य नाम का, पांचजन्य जो ऑर्गेनाइजर जैसा ही उसका जो मुखपत्र है, उन्होंने 11 अगस्त 2024 के इशू में साफ लिखा था कि कास्ट इज अ यूनिफाइंग फैक्टर, इसलिए वो देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है। और इसी को लेकर गोलवलकर ने एक बात कही थी जो रेफरेंस में नॉर्मली नहीं आती। उन्होंने कहा था कि काऊ बेल्ट में जाति व्यवस्था मजबूत होने के कारण वहां आक्रमण नहीं हुए या ज्यादा कन्वर्जन नहीं हुए, लेकिन जो बॉर्डर वाले इलाके, स्पेसिफिकली जो बुद्धिस्ट नॉर्थ ईस्ट वगैरह, उधर इन्वेडर ज्यादा रहे क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं हुई। जाति व्यवस्था नहीं होने के कारण एक लिबरल इन्वायरमेंट रहा, आजादी रही, और उसी का कारण लोग दूसरे धर्मों में चले गए और वो आक्रमण शक्तियों के हाथ में गए। और रास्ता ही वही था, और बिहार जाने का और रास्ता कहाँ से मिलता? अब ये जब इन्होंने बेसिक चीजें समझाई और जाति को आवश्यक चीज बताया, वर्ण को बताया, अब वही आरएसएस और बीजेपी, मोहन भागवत जी ये फिलहाल सरसंघ संचालक है, उनके बयान ये 2-3 साल से अलग अलग रूप से आए हैं। एक नागपुर में आया था, एक केरला में आया था, और हाल ही में अभी एक दूसरा आया, उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति, इसको डिसमेंटल करने की जरूरत है। तो एमएस गोलवलकर टू भागवत, ये जो लंबी कड़ी है, एंड बिफोर दैट अम्बेडकर, नहीं वो रेफरेंस थोड़ा अलग है। तो एमएस गोलवलकर टू भागवत, ये ड्रास्टिकली चेंज नजर तो आता है, असलियत में है या नहीं एक अलग बात है जी। दूसरी बात जो आपने जो कही कि जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जाति की समस्या आज संघ परिवार और बीजेपी को ध्यान में आ रही है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जाति विनाश के जब देश भर आंदोलन चले थे, विद्रोह हुए थे जी, चाहे बाबा साहब का महाराष्ट्र में हो, फुले का हो, पेरियार जी का, नारायण गुरु का साउथ में हो, या रविदास कबीर का उत्तर भारत में हो, या और अन्य महापुरुषों का हो, तब संघ परिवार ने क्या उनका साथ दिया।
और जवाब है नहीं। संघ परिवार की दो बड़ी गलतियां है या कमियां हैं। वो एक है कि आजादी के आंदोलन में ना होना और जाति विनाश के आंदोलन में ना होना। हालांकि पहले मुद्दे की तो चर्चा हर कोई करता है कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस बीजेपी कभी नहीं रही, लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो सोशल डिस्कोर्स के संबंध का है कि जाति विनाश के आंदोलन को, चाहे वो बाबा साहब द्वारा चलाया हो, पेरियार द्वारा बड़ी बात कर रहा है। अच्छा आपने थ्योराइज किया, अच्छा थ्योराइज किया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ भी संघ परिवार, क्योंकि संघ परिवार तो 25 से है, 1925 से, या उसके पहले भी सावरकर 1923, या उसके पहले हिंदू महासभा के माध्यम से जाति को तो गालियां तो दे रहे थे सावरकर कुछ समय पे, लेकिन ना सावरकर की हिंदू महासभा, ना पंडित मदन मोहन मालवीय की महासभा या संघ परिवार, इन्होंने अपने आप को जाति निर्मूलन या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसे आजादी के आंदोलन से अलग रखा, वैसे जाति हटाओ या जाति निर्मूलन के आंदोलन से भी खुद को दूर रखा। आज वही संघ परिवार के मुखिया भागवत और अन्य लोग अब ये कह रहे हैं कि जाति या वर्ण डिसमेंटल करने की जरूरत है, तो एज अ प्लेन लेवल पे, लिटरली लेवल पे अगर उनमें सुधार हुआ है तो वेलकम है, हमें उसका तो स्वागत। कैसे निर्मूलन का कोई फॉर्मूला भी दे रहे हैं, खाली बोल रहे हैं? वही प्लेन लेवल पे, ऑन अ फेस वैल्यू, एक शब्द के लेवल पे अगर ये भी कहने की उनमें हिम्मत आई है तो वेलकम है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका टाइम बाउंड प्रोग्राम वो एक अलग ही बात है। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैं ये कहूँगा कि ये आरएसएस के या बीजेपी के सोच विचार या कार्यशैली में जो बदलाव आया उसका कारण ये है, और वो सबसे बड़ा कारण मैं आउटलाइन कर रहा हूँ अपने सामने, वो ये है कि धर्म की राजनीति से जो राजनीतिक लाभ लेना था वो बीजेपी संघ परिवार ले चुका है। धर्म के बाद की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति, उसका भी जो लाभ बीजेपी संघ परिवार ने लेना था वो ले चुके हैं। तो अब नया कैपिटल कौन सा ढूंढे? जाति। तो जाति का कैपिटल। तो सोच समझकर संघ परिवार और बीजेपी, इनके जो भी थिंक टैंक है, इनको ये महसूस हुआ, और इनको महसूस कैसा हुआ मैं उदाहरण दे रहा हूं। महसूस इस तरह से हुआ कि एक तो जातीय जनगणना का मुद्दा अपोजिशन के हाथ में पड़ गया, चाहे राहुल गांधी का उठा रहे थे, हाँ, चाहे राहुल गांधी के माध्यम से, चाहे अन्य पार्टियों के माध्यम से, या फिर फुले अंबेडकर का जो डिस्कोर्स है, चाहे कांशीराम जी लेकर आज तक के हमारे जैसे वर्कर होता कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ये जो डिस्कोर्स है, या लोहिया की भाषा में पिछड़ा पावे 100 में 7, या कर्पूरी ठाकुर की उनके दृष्टिकोण से, ये एक अलग डिस्कोर्स तो है ही। इस डिस्कोर्स के बैकग्राउंड में ये जब मुद्दा अपोजिशन के हाथ में गया या उनका कैपिटल बना, तो 2024 के चुनाव में तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश लोकसभा में ये हुआ कि 63 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती थी, उसको वो 33 पे पहुंच गए थे, 32 या 33 पे पहुंचे थे। तो जातियों के उभार की वजह से वही आधा से ज्यादा नुकसान हुआ था। तो नेचुरली बीजेपी संघ परिवार तो मंथन करने वाले लोग हैं, चिंतन मंथन बहुत करते रहते हैं, तो उन्होंने किया होगा, तो उनको लगा होगा कि एक तो जात जनगणना का समय आ चुका है, नाउ वी कैनॉट पोस्टपोन, द टाइम हैज कम, द आइडियाज टाइम हैज कम। मतलब इस आइडिया को अब पोस्टपोन करना कोई अच्छी बात नहीं है, वी कैनॉट। ये एक उनका कन्विक्शन हुआ। दूसरी बात कि अपोजिशन के हाथ में ये मुद्दा है, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसकी हवा निकालना जरूरी है। दूसरा, ये दूसरा बैकग्राउंड।
तीसरा पुलवामा हो चुका था अभी फिलहाल ही। तो पुलवामा पहलगाम, के पहलगाम। पहलगाम के मामले के बाद सरकार थोड़ी मुश्किल में तो पड़ी थी, अब उससे भी उबरना था। तो उससे उबरने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे से बढ़कर और कौन सा मुद्दा मिलेगा, तो इसलिए जाति गणना का मुद्दा आ गया। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये जो शुरू से आरएसएस के आइडियोलॉग, बीजेपी के आइडियोलॉग जो कहते रहे कि कास्ट इज द यूनिफाइंग फैक्टर, कास्ट इज द यूनिफाइंग फैक्टर, तो अब ये कास्ट के फैक्टर को यूनिफिकेशन के लिए नहीं उपयोग करेंगे, इसको फ्रेगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि अगर देश में एससी, एसटी, ओबीसी और छोटा मोटा माइनॉरिटी तबका अगर इकट्ठा होता है, इसकी सोशल कोएलिशन बनती है और पॉलिटिकल कोएलिशन में परिवर्तित होती है, तो एक वोट बैंक खिसक रही है। और ये वोट बैंक खिसकने के परिणाम कई राज्यों ने दिखाए, तेलंगाना ने दिखाया है, कर्नाटका ने दिखाया और एक दो राज्यों ने दिखाया। तो ये वोट बैंक जो खिसक रही थी, और आने वाले कुछ राज्यों में जैसे 27-28 में बिहार और उत्तर प्रदेश की असेंबली चुनाव है, जब बिहार जैसे स्टेट को फेस करना है और जब नीतीश कुमार जैसे वर्तमान सीएम की उम्र और छवि जब दोनों ढलान पर है, तो उसका भी फायदा कैसे उठाया जाए, ये सोच समझकर एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी और संघ परिवार ने ये जातीय जनगणना का मुद्दा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हालांकि संघ परिवार वाले खुद कहते हैं कि जाति जनगणना का उपयोग राजनीति के लिए होना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकल वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी ही अपनी पार्टी बीजेपी, इन्होंने जातीय जनगणना का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में किया है, ये हमको क्लियर कर समझना है। एक सवाल और, कि आंकड़े तो अच्छी बात है आज के जमाने में, आंकड़ों से क्या जातियों का निर्मूलन होगा, जातियों का नाश होगा, या जातियों को मजबूत किया जाएगा, जातियों को भिड़ाया जाएगा, या जातियों को नियंत्रित किया जाएगा? और आपको याद होगा संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर जब भाषण दे रहे थे, लास्ट भाषण 25 नवंबर 1949 का, कि जातियों की भरमार होने वाली है, और जातियों की पार्टियां भी बनेंगी। पार्टियां अपने सिद्धांत को देश से बड़ा मानेंगे या देश को बड़ा मानेंगे, ये है मूल प्रश्न। अगर ये पार्टियां, जाति आधारित पार्टियां देश के संविधान, देश से अपने आप को ज्यादा मजबूत मानने लगे, तो देश की आजादी को पुनः खतरे में पड़ने की संभावना है। ये अम्बेडकर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। तो इससे जो मुझे, इसलिए मैं अम्बेडकर को पढ़ रहा था फिर, कि आखिर वो उनकी क्या समझ थी, कि भारत में समानता की बात करते थे, कि सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करेगा। क्या ये जो प्लान है, चाहे अपोजिशन का हो चाहे बीजेपी का हो, जातियों का इस्तेमाल वो करेंगे कैसे? जनगणना डेटा अगर पहले सामने आ जाए तो भी, हाँ, कि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो, है ना? उसका इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए जातियों को, इसलिए शेड्यूल जो अछूत थे उनके लिए भी स्कूल खोले, कॉलेज खोले, मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व की बात हुई, सब तमाम सब चलते रहे। तो क्या जो राज सत्ता का कैरेक्टर उस समय था, क्या उसकी पुनरावृत्ति, उसका रेपिटेशन आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही मुद्दा है, दो बातें बिल्कुल साफ है। एक तो जाति का विनाश, ये संघ परिवार बीजेपी का एजेंडा कभी नहीं रहा है, ना उन्होंने कभी इस एजेंडे का साथ दिया है, चाहे वो फुले हो, चाहे बाबा साहब हो, इवन आर्य समाजिस्ट या स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोगों को भी उन्होंने तकलीफ दी है। इवन महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर खुद ब्राह्मण होने के बाद भी उनको तकलीफें मिली है। तो उन्होंने कभी भी जाति विनाश ये एजेंडे का समर्थन नहीं किया, ये एक बात क्लियर है। दूसरी बात जो आपने कहा
कि अंग्रेजों ने जो जात जनगणना का जो हथियार इस्तेमाल किया, उसका जो कारण आपने बताया वही बेसिक है उसका, कि 1857 के बाद उनको पोलराइजेशन करना पड़ा, समाज में ध्रुवीकरण करना पड़ा, जाति में ध्रुवीकरण करना पड़ा। और ये जो राजनीतिक चरित्र अंग्रेजों का जो रहा, वही राजनीतिक चरित्र आज के बीजेपी के सरकार में नजर आता है या संघ परिवार के नीति में नजर आता है। तो जैसे एजुकेशन निग्लेक्ट है आज भी और अंग्रेज के जमाने में, तो एक स्कॉलर ने कहा कि दोनों की कॉलोनियल मेंटालिटी है, दोनों की मेंटालिटी एक ही है, चाहे वो अंग्रेज थे तो भी कॉलोनियल मेंटालिटी वाले थे, और वर्तमान के एजुकेशन पॉलिसी मेकर है ये भी कॉलोनियल मेंटालिटी वाले हैं। इसलिए संविधान ने कहा फ्री और कंपलसरी होगी, लेकिन नहीं इन्होंने की, क्योंकि कॉलोनियल मेंटालिटी है। उसी के ऊपर हम बिल्कुल अभी अपनी उंगली रख रहे हैं कि राजनीतिक चरित्र जो अंग्रेजों का था वही आज के सरकार का है, सरकार की नीति बनाने वाले लोगों का है, चाहे उसका नाम बीजेपी हो, आरएसएस हो, विवेकानंद इंटरनेशनल हो और अन्य कुछ हो, उनका वही चरित्र है। अब जब उनका चरित्र है तो जाति की जनगणना करके चाहेंगे क्या? उनका सीधा मकसद क्या है? ठीक है, एक अर्थशास्त्र के नज़र से कोई भी जस्टिफाई करेगा कि भाई प्लानिंग प्रोसेस के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, कोई भी साधारण आदमी उसको जस्टिफाई करेगा। लेकिन उनका सोशल एजेंडा इसके साथ क्या जुड़ा है, ये समझने की ज़रूरत है। वो बेचारा अर्थशास्त्री नहीं समझेगा, या सोशोलॉजिकल दृष्टिकोण की ज़रूरत है, उस पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। और सोशोलॉजी के हिसाब से अब संघ परिवार और बीजेपी ये दोनों जातीय जनगणना का इस्तेमाल ये ऐसे करेंगी कि ओबीसी अगर देश का आज बड़ा तबका है तो मंडल कमीशन ने उसके दो फाड़ तो ऑलरेडी किए हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, एक क्रिमिनल वाला एक नॉन क्रिमिनल वाला, दो फाड़ हो गए। तो बीजेपी ने ऑलरेडी ओबीसी के और 4 टुकड़े बनाने हैं, उसके लिए रोहिणी कमीशन अपॉइंट किया है, उसकी रिपोर्ट आई है उनके पास, उसको वो लागू करेंगे। ओबीसी 4 टुकड़े में बटेंगे तो ओबीसी की जो आज इकट्ठी ताकत है वो तितर बितर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ इतने लड़ेंगे कि उनको ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ना अकल होगी ना शक्ल होगी, वो इस तरह के हाथ होगी। यही हाल शेड्यूल ट्राइब का होगा। शेड्यूल ट्राइब को ये सरकार की नीति है कि शेड्यूल ट्राइब के नाम पे इकट्ठे आए, बाबा साहब के संविधान आरक्षण के माध्यम से इकट्ठे आए, इनका कास्ट टू क्लास ये जर्नी हुआ है, तो इसको फिल ब्रेकिंग प्रोसेस में लाना है और इनको अलग अलग करना है। तो वर्तमान केंद्र सरकार की नीति ट्राइबल को लेकर डीलिस्टिंग पॉलिसी की है। डीलिस्टिंग पॉलिसी मतलब आदिवासी के 2 फाड़ होंगे, जो आदिवासी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्म परिवर्तन किया, तो ये 2 फाड़ होंगे। और फिर आदिवासी में भी ABCD ऐसे 4-5 ग्रुप बनाएंगे। ये फॉरवर्ड आदिवासी, ये थोड़ा मिडल लेवल का डेवलप आदिवासी, ये बहुत निचले स्तर का आदिवासी, और उसके भी 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे भी दिया ना क्रीमी लेयर का वर्गीकरण का। फिर आएंगे शेड्यूल कास्ट का तबका। शेड्यूल कास्ट के भी 4 टुकड़े होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ये मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के समय हैदराबाद में घोषित किया, नीति जाहिर हो गई थी, बीजेपी का एजेंडा था, क्योंकि अंबेडकर वाले बाबा साहब के नाम पे आरक्षण के नाम पे इकट्ठे होते हैं तो चिल्लाते हैं, आपकी चिल्लाहट हमें बंद करनी है, तो आपको आपस में लड़वाना बहुत जरूरी है। और इसलिए ABCD का माध्यम जो डिक्लेयर किया मोदी जी ने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 के फैसले ने मोहर लगा दी, तो सरकार का काम आसान हो गया। अब इस तरह से OBC, ST, SC और माइनॉरिटी के लिए तो अभी ये वक्फ बिल वगैरह ऐसे मामले है ही, ऐसे बहुत सारे मामले वैसे भी उनको निपटने का पूरा प्लान है। तो इनके माध्यम से जो अपोजिशन को एक आसानी से सोशो पॉलिटिकल फोर्स अवेलेबल हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए।
ये साजिश की रणनीति, ये षड्यंत्र की रणनीति, इसके लिए जातिगत जनगणना को बीजेपी ने अपना हथियार बनाया। दुर्भाग्य ये है कि इसको कोई विरोधी नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं कर सकता, लेफ्ट हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि सब नारा लगाने में लगे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नारा लगाने में इनहेरेंट पॉलिटिक्स जो है उसके मीनिंग को समझने के लिए यू हैव टू गो, यू हैव टू डिसाइफर द लाइंस, इसी को गो इट विद द लाइंस। हाँ, इसके अंदर कोई नहीं जा रहा है ना। ये अपरेंटली हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये बीजेपी संघ परिवार के पीछे कुछ अति पिछड़ी या पिछड़ी जातियों का कल्याण नहीं करना है, उनका विकास नहीं करना है, बल्कि विकास के नाम पे और कल्याण के नाम पे वोटों की राजनीति करना है, जाति की राजनीति करना है। ये नया बीजेपी का जाति शास्त्र है, बीजेपी का जाति शास्त्र। और ये बीजेपी का जाति शास्त्र, इसका जो प्रतिरोध है, विरोध जो है, वो किस तरह से करना चाहिए, ये बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उनमें हाँ में हाँ मिला रहे। जैसे अभी पहलगाम का मामला हुआ, अरे भाई पहलगाम क्यों हुआ, इनपुट क्या थे, इंटेलिजेंस फेल्योर क्या हुआ, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। नहीं, हमला हुआ, ठीक हुआ, पाकिस्तान में स्ट्राइक करना चाहिए, जो पूर्वार्ध है उसको सब कुछ भूल जाते हैं और उत्तरार्ध में ही फोकस होता है, जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। तो ये बड़े लेवल की बीजेपी की और संघ परिवार की जनगणना के पीछे की साजिश देश जितना जल्दी समझेगा, लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना भला होगा। नहीं तो बाबा साहब का 25 नवंबर का भाषण संविधान सभा का जैसे लोगों ने सुना और नजरअंदाज किया, वैसे अभी भी होगा, तो बीजेपी विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन। इस बात को समझकर ये डिस्कोर्स को वाइडली ग्रास रूट पे लेके जाने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने कॉन्टेक्चुअलाइज किया था, आपने पूरी उसी लाइन पे पूरा अपना व्याख्यान रखा कि जातियां विनाश करने का इरादा नहीं है, मजबूत करना है और जातियों को एक दूसरे से भिड़ाना है। हाँ, भिड़ाना है। जैसे कि अभी भी इलेक्शन में देखते हैं, हरियाणा में जाट वर्सेस रेस्ट, बिहार में यादव वर्सेस वेस्ट, तो इसकी संभावना ज्यादा है। थोड़ा सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ। थैंक यू। चलो, शुक्रिया प्रोफेसर।